नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मुकाबला होने वाला है दो बड़ी टीमों के बीच। गुजरात टाइटन सुपर परफॉर्मेंस है इस टीम की, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम। सामने है पंजाब किंग्स जिसके पास है हार्ड हिटर्स की फौज। और कल भी एक मुकाबला खेला गया था दोस्तों जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को धराशायी कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को मिली एक और हार। सीएसके एमआई के बाद डीसी का फ्लॉप शो जारी। इस हार के पीछे जिम्मेदार कौन? आईपीएल की जंग में दिल्ली कैपिटल्स को एक और बार हार का सामना करना पड़ा, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली को आखिरी ओवर में 6 विकेट से मात दी। इस सीजन में खेले गए 3 मुकाबलों में दिल्ली की ये दूसरी हार है। दिल्ली ने पृथ्वी शॉ की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन पृथ्वी के अलावा इस शुरुआत को कोई भी आगे नहीं बढ़ा पाया। हालात ये थे कि पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी में 61 रन पृथ्वी शॉ के थे, लेकिन पृथ्वी के आउट होते ही रन की रफ्तार एकदम धीमी हो गई। डेविड वार्नर और रोमेन पावेल ने गेंदें ज्यादा खेली और रन कम बनाए, तो ऋषभ पंत और सरफराज खान भी तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर्स में 149 रन बनाए। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने 34 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 36 गेंदों पर 39 रन बनाए। लखनऊ के लिए रवि बिश्नोई ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं कृष्णप्पा गौतम के खाते में 23 रन देकर 1 विकेट आया। लखनऊ के तेज गेंदबाज आवेश खान और जैसन होल्डर ने दिल्ली की पारी के आखिरी 3 ओवर बेहद ही गजब के फेंके, जिस वजह से दिल्ली की टीम उम्मीद के हिसाब से एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकी। वहीं छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों ने बेहद मजबूत शुरुआत की। पहले विकेट के लिए डिकॉक और केएल राहुल के बीच 73 रन की साझेदारी हुई और इस साझेदारी के बाद लक्ष्य का पीछा करना बेहद आसान हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 155 रन बना लिए। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने 52 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान राहुल ने 25 गेंदों पर 24 रन बनाए। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं ललित यादव को 21 रन देकर 1 विकेट मिला। अगर आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। दिल्ली ने अपना पहला मैच 4 विकेट से जीता था, जबकि इसके बाद लगातार 2 मैच उन्होंने गंवा दिए हैं। टीम का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है, जो मुंबई में 10 अप्रैल को खेला जाना है। दिल्ली को जल्द ही अपनी गलतियों में सुधार करना होगा, वरना ये गलतियां दिल्ली पर काफी भारी पड़ जाएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला था जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत हुई। दिल्ली कैपिटल्स हार गए और ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैक से उतर तो नहीं गई है दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी। मेरे साथ लतिका है। लतिका, दिल्ली कैपिटल्स अच्छी टीम थी, पृथ्वी शॉ ने शुरुआत भी बड़ी अच्छी दी थी। 150 रन तक पहुंचने पर भी लाले पड़ गए, विकेट 3 ही गिरे। कहां के लिए बचा के रखे थे विकेट? यहाँ पर इनकी जो स्लो इन्होंने रन रेट निकाली है ना अपने कल ऋषभ पंत और सरफराज ने, तो वही कहीं ना कहीं मैच ये फंस गया। क्योंकि देखो पृथ्वी शॉ ने एक अच्छा आपको एक सेटअप दिया बना के, उसको कंटिन्यू करना था, क्योंकि 7 विकेट अगर आप बचा के रख रहे हैं और रन्स नहीं बना रहे हैं तो दुगने थोड़े ना होने विकेट्स ने। उन विकेट्स का कोई फायदा नहीं है रवीश। तो यहाँ पर दिल्ली की जो स्ट्रैटेजी थी मुझे समझ में नहीं आई। इवन बॉलिंग में भी मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने बॉलिंग जो चेंजेस किए वो किस हिसाब से किए। कुलदीप यादव इतना अच्छा बॉल डाल रहे थे, तो उनको क्यों नहीं उस टाइम पे डाला जब जो लखनऊ की टीम है प्रेशर में थी, क्योंकि विकेट जा चुके थे तो वहाँ प्रेशर में थी। तो अगर उस टाइम पे बॉलिंग चेंज थोड़ा सा एग्रेसिव लगाते, थोड़ा विकेट के लिए जाते, तो शायद यहाँ पर लखनऊ के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती थी। उन्होंने फील्ड भी खोल दिया था। लतिका, बड़ी काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है ऋषभ पंत का एज ए कैप्टन, क्योंकि रोमेन पावेल उनको ऊपर लाए एंड खुद जो बैटिंग की वो भी बड़ी स्लो की। 108 का स्ट्राइक रेट रहा ऋषभ पंत का, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका कि ना तो कप्तानी में दम दिखाया और बैटिंग वाइज भी आपके पास ओवर्स पड़े हुए थे, वो इंटेंट ही नहीं दिखाया उन्होंने। क्योंकि देखो ललित एक ऐसा प्लेयर है जो इनफॉर्म प्लेयर है। अगर वो डगआउट में ही बैठे बैठे मैच पूरा देख रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो मैच के लिए अंदर विकेट पे नहीं आएगा। तो एक चीज मुझे ये भी लगी कि कल अगर ललित को सरफराज की जगह डालते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता। सरफराज जो है वो बाद में भी बैटिंग कर लेते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनफॉर्म प्लेयर को अगर आप बाहर बिठा रहे हैं और जो सरफराज पहला मैच खेल रहे हैं उनको उससे ऊपर भेज रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी समझ में आई कि डेविड वार्नर वो क्या कर रहे थे एंड देन एंड्रिक नॉर्किया को लाए, उन्होंने 2 नो बॉल डाल दी। ठीक है, चलो ड्यू भी होता है, हाथ से बॉल छूट भी गई हो, इतना तेज फेंक रहे हो, लेकिन कल दोनों का जो कमबैक रहा ना लतिका, चाहे डेविड वार्नर आए हो बल्लेबाजी में और चाहे
एंड इग्नोर किया गेंदबाज में, दोनों कंफर्टेबल नहीं थे, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे और उसका भी खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स ने भुगता। बिल्कुल बिल्कुल रवीश, और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि डेविड वार्नर आएंगे तो कुछ ना कुछ दिल्ली के लिए अच्छा एक स्टार्ट मिलेगा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने कल वो काम किया। डेविड वार्नर उनका साथ नहीं दे पाए। लेकिन अगर बात करें बॉलिंग की, तो जिस तरह की वो बॉलिंग हुई वहां पर, मैं वही कहना चाह रही हूँ बार बार कि जो बॉलिंग चेंजेस थे वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग से लगे। और जब आप ट्रैप कर सकते हो दूसरी टीम को, सामने वाली टीम को, उस टाइम पे आपने फील्ड खोल दिया और उनको स्लो ओवर्स की तरह फील्ड सेट की, जहां उनको उस टाइम पे विकेट की जरूरत थी, स्लो ओवर की फील्ड की जरूरत नहीं थी वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल की कप्तानी की तो तारीफ करनी होगी ना, जिस तरीके से अच्छा सेटअप चल रहा था, एक प्लेटफॉर्म बना दिया था पृथ्वी शॉ ने, लेकिन वहां पे जो स्पिनर्स का उन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया, चाहे कृष्णप्पा गौतम रहे हो, रवि बिश्नोई रहे हो, कुणाल पांड्या रहे हो, स्लॉग ओवर्स में जहां पे रन बनने चाहिए थे वहां रन बने नहीं, रोक के रख दिया दिल्ली को। बिल्कुल यही फर्क होता है कैप्टनसी में, जब आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं इन बिटवीन मैच की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह से बॉलिंग अटैक लाते हैं या बैटिंग में क्या ऑर्डर में चेंज करते हैं। ठीक है, टॉप जो 3 बैट्समैन हैं आप उनको ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बाद मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप बल्लेबाज को भेजिए ना, क्योंकि बाद में अगर आपके पास 4 ही ओवर बच रहे हैं तो कौन सा बल्लेबाज काम करेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजीज में थोड़ी कंफ्यूजन दिखाई दी उनके। लतिका, कल क्या एक लाइसेंस टू किल दिया गया था पृथ्वी शॉ को? वैसे तो मिलता ही है कि चलिए आप ओपन करने जा रहे हैं, आपके पास पावर प्ले के ओवर भी पड़े हुए, आप मैदान से बाहर को बॉल को खेल सकते हैं, लेकिन कल पृथ्वी शॉ मुझे ऐसा लग रहा था एक माइंड मेकअप करके आए थे कि आज मुझे गेंदबाजों की धुनाई करनी है, 1-2 मैचेस में मेरा बल्ला चला नहीं है, यहां पर तो मैं रन मार के रहूंगा। और कल उन्होंने जो ताबड़तोड़ हिटिंग की ना, दूसरे के पास तो चांस, मेरे ख्याल से 64 में, तो जब 64 रन स्कोर था तो 60 रन तो उन्हीं के थे। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ का ये नेचुरल गेम है। राइट। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपना नेचुरल गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं। वो पृथ्वी में नहीं रहते ना कई बार। क्योंकि देखिए रवीश, जब भी कोई प्लेयर अगर नेचुरल गेम नहीं खेलेगा तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई देगा, अनकंफर्टेबल दिखाई देगा, जो कि आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रोक प्लेयर हैं तो रोके ना शॉट। बिल्कुल बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू बॉल आप जितना आपको लगता है अगर मेरी रीच में ये बॉल है तो उसको खेलना पड़ेगा। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन में भी रन नहीं बनाएंगे तो वीक जोन पे तो वैसे ही नहीं बनेंगे। जी हाँ, और फिर ये इसका खामियाजा जो है दिल्ली कैपिटल्स को उठाना पड़ा, दिल्ली कैपिटल्स जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं आज होने वाले मैच की, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा ब्रिबॉर्न में। आमने सामने पंजाब और गुजरात की टीमें। एक बार कंपैरिजन देखते हैं दोनों का और परफॉर्मेंस देखते हैं दोनों की, और फिर एनालिसिस करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। ब्रिबॉर्न में होने वाली है गुजरात और पंजाब की जंग। हार्दिक और मयंक की सेना ने कस ली है कमर। एक तरफ है पावर हिटर्स की फौज, तो दूसरी तरफ है धारदार और रफ्तार वाली गेंदबाजी। यानी अगर पंजाब के पास लंबे छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं, तो गुजरात के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर बात पंजाब की करें तो इस टीम के साथ एक और बड़ा हिटर जुड़ गया है, नाम है जॉनी बेस्टो। और अगर बेस्टो को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो पंजाब की बैटिंग और भी सॉलिड हो जाएगी। इसके अलावा धमाकेदार ऑलराउंडर ओडियन स्मिथ किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं, तो लियाम लिविंगस्टन अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। वहीं पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले वैभव अरोड़ा की गेंदों से निपटना गुजरात के लिए आसान नहीं होगा। आईपीएल 15 में अगर पंजाब के अब तक के सफर की बात की जाए तो पंजाब ने सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराया। फिर केकेआर के खिलाफ मुकाबले में इस टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पंजाब ने सीएसके को 54 रन से मात देकर जबरदस्त कमबैक किया। पंजाब किंग्स के मुकाबले गुजरात की बैटिंग उतनी जोरदार नहीं है। बावजूद इसके टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर टीम को मैच जिता सकता है। पिछले मैच में धुआंधार पारी खेलने वाले शुभमन गिल एक ऐसे बैटर हैं जो किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। टीम में मोहम्मद शमी, राशिद खान और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाज भी हैं, जो खतरनाक बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और किसी भी बैटिंग लाइनअप पर हावी हो सकते हैं। आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता था। ये मैच गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। दोनों टीमों ने अपने पिछले मैच में जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर पंजाब और गुजरात के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कौन सी टीम आज जीत की लय को बरकरार रख पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो मुकाबला है पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच में। पंजाब बहुत बड़े हार्ड हिटर्स की फौज है और गुजरात टाइटंस ने भी अपने 2 मुकाबले जीते हैं। मेरे साथ लतिका है। लतिका, आज आप किसकी तरफ जा रहे हैं? कि पिछली दोनों भविष्यवाणी सही निकली, तो आज फिर पूछ लेते हैं आपके हिसाब से कौन आज स्ट्रॉन्ग है? आज की टीम ना दोनों एक तरफ बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, एक तरफ बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये देखना होगा कि किस तरह से कौन किसको संभालता है। बॉलिंग बैटर्स बॉलर्स को संभालेंगे या बॉलर्स बैटर्स को संभालेंगे, तो वहां डिपेंड करता है कि कौन सी टीम थोड़ा भारी रहेगी। मुझे तो दोनों आज के मैच में बराबर बराबर लग रही है। मैच मतलब जोरदार होगा आपको? बिल्कुल, आज का इंटरेस्टिंग मैच होगा और एंड तक तो हर मैच ही जाता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें देखने को जरूर मिलेंगी, या तो बैटिंग में या बॉलिंग में। अच्छा, मैं अगर ओवरऑल कंपैरिजन करूं दोनों टीमों का, ऑन पेपर्स कंपैरिजन करें लतिका, तो जो हार्ड हिटर्स की फौज पंजाब ने जमा कर रखी इस सीजन, नो डाउट बहुत अच्छी टीम बनाई है उन्होंने। जो भी ऑप्शन में बैठा था, भैया थैंक यू आपके लिए, आपने बहुत अच्छी टीम बनाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं इनकी टीम की तरफ, गुजरात की टीम की तरफ, तो मुझे बैटिंग वाइज थोड़ा सा वीक लग रहा है। ऑल दो उन्होंने 2 मुकाबले जीते, 2 मैच खेले, दोनों ही जीते, बट अगर आप बैटिंग वाइज कंपैरिजन करें, वेड गिल ने पिछले मैच में मारा, देन विजय शंकर एट नंबर 3 थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहे, एंड देन हार्दिक चलो 4-5 जब जहां भी आना चाहे आ सकते हैं। अभी मनोहर भी हैं उनके पास, मिलर भी हैं। बैटिंग इतनी सॉलिड नहीं लग रही लतिका मुझे उनकी जितनी पंजाब की है। बिल्कुल यही तो बात कर रहे हैं कि कहा जा रहा था ऑक्शन में पंजाब ने स्पेसिफिकली हिटर्स ही लिए हैं और इंग्लैंड की टीम बना रहे थे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गुजरात टाइटन की बात करें तो उन्होंने अपनी बैटिंग कहीं ना कहीं एडजस्ट करके बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग की है यहाँ पर। अब देखना ये है कि आने वाले जो ओपनर्स हैं वो किस तरह का शुरुआत देते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए शुभम गिल जो हैं लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और बड़े ही खतरनाक रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। और उनकी बैटिंग की एक खासियत है टाइमिंग बहुत जबरदस्त, टाइमिंग के जीनियस है वो। तो अब ये देखना होगा कि गुजरात टाइटंस की जो टाइमिंग है वो बल्लेबाजी में कितनी देर तक टिकती है पंजाब के अगेंस्ट में। और ये देखना होगा कि गुजरात टाइटंस के जो बॉलर्स हैं उनके सामने किंग्स 11 के जो हिटर हैं वो किस तरह से बैटिंग करते हैं। लतिका, अगर पंजाब की जो हम बैटिंग की बात करें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुकाबला गंवाया नहीं है। 3 मैचेस के लिए 1 मैच वो भी गंवा चुके हैं। पंजाब की जो टीम है वो भी 1 मैच गंवा चुकी है। क्या आपको लग रहा है अगर पंजाब में अगर थोड़ा सा मैं कमजोर कड़ी की बात कह सकता हूं, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन ने 2 मयंक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, शिखर धवन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनसे भी, बट ओपनिंग कॉम्बिनेशन ने वो तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है जो कि एक्सपेक्ट की जाती है दोनों खिलाड़ियों से। बिल्कुल, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ओपनिंग ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस छोटे फॉर्मेट में अगर ओपनिंग 6 ओवर का फायदा नहीं उठा पाते हैं तो प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है या डाउन ऑर्डर पे आ जाता है कि उनको रन्स बनाने हैं, एक टारगेट सेट करना है। तो पंजाब के पास अब बेस्टो जो हैं वो आ रहे हैं, तो देखते हैं आ तो रहे, जाएगा कौन, सवाल तो ये भी है। मुझे लगता आप है लिविंगस्टन को बाहर करेंगे नहीं, ओडिन स्मिथ को करेंगे नहीं, रबाडा को करेंगे नहीं, बनुका राजपक्षे बच रहे हैं बेचारे, वो मारे जाएंगे। बनुजा राजपक्षे ही मुझे लगता है उन्हीं को बाहर बिठा के बेस्टो को आज चांस देंगे ये लोग। चांस उनको देंगे। वैभव अरोड़ा, उनकी गेंदबाजी के लिए क्या कहेंगे? पिछली बार आए एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर और विकेट भी चटकाया उन्होंने लतिका, और काफी ज्यादा सरप्राइज किया विरोधी बल्लेबाजों को। देखिए ना, आउट ऑफ बॉक्स कई बार आप पढ़ के कुछ और जाते हैं, सिलेबस आ कुछ और जाता है, वैसे ही हो गया। तो यही तो खासियत है इस फॉर्मेट की कि आपको यंगस्टर्स, जो नए यंगस्टर्स दिख रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जिसको भी या तो बॉल पकड़ाई जाती है या बल्ला पकड़ाया जाता है, दोनों ही तरफ ये यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन लतिका, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा, और यहाँ पे जो भी ऑडियंस हमें देख रही होगी वो ये जवाब आपसे जरूर चाहेगी कि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने, चले मैं नाम भी ले लेता हूँ, आकाश चोपड़ा जी ने भी कहा कि व्हाई नॉट 5 ओवरसीज प्लेयर्स, और वही चीज प्रॉब्लम कर रही है पंजाब किंग्स के लिए भी कि जॉनी बेस्टो को लाना है तो एक ओवरसीज प्लेयर जिसने रन बनाए हुए, बनुका राजपक्षे, शायद उनको बाहर करना पड़े। ओडियन, लियाम लिविंगस्टन, रबाडा, इनका शायद पत्ता ना कटे। व्हाई नॉट 5 ओवरसीज प्लेयर है? देखिए रविश, मैं इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हूँ कि 5 ओवरसीज प्लेयर को आप डालें। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडियन लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा वो कैसे दिखाएंगे अपनी काबिलियत को। तो यहाँ पर अगर 4 ओवरसीज प्लेयर है तो ठीक है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडियन, ये IPL बना किसके लिए आखिरकार? इंडियन प्लेयर्स के लिए ना, लड़कियों का भी IPL आ रहा है। बिल्कुल, तो वो इंडियंस के लिए बना है ना। ठीक है, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पर देना है, इसीलिए आप ओवरसीज प्लेयर्स को अपनी टीम में रखते हैं। तो जो रेशियो अभी के टाइम पे है, 4 ओवरसीज प्लेयर आप टीम में रखें, तो मुझे लगता है ये ठीक है। 5 करने की जरूरत नहीं है, वरना अपने इंडियन लड़के कहाँ जाएंगे फिर? मतलब 4 ही आप चाहते हो कि 4 ही खेलें, 5वां नहीं होना चाहिए। 4 से ही काम चलाओ, खरीदने जितने भी है, बट 4 से ही काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आप ग्रास रूट लेवल पे एक मोटिवेशन देते हैं बच्चों को कि आपको अगर IPL में खेलना है या ऊपर लेवल पे खेलना है
तो आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, अच्छे स्कोर बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज़ इस आईपीएल की है कि आप देखिए कितने नए चेहरे इस आईपीएल ने दिए हैं। जब आईपीएल में किसी ने परफॉर्म किया उसको इंडिया के लिए पिक किया जाता है और वहाँ पे भी नजर पड़ जाती है। वेंकटेश अय्यर उसका प्राइम एग्जांपल है, पिछले बार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो आ गए। रवि बिश्नोई उसका प्राइम एग्जांपल है, वो आ गए। आईपीएल में तो बहुत सारे लड़के दिए। लेकिन लतिका, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या आपको लग रहा है कि गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के पास एक एज है पंजाब के गेंदबाजी से, क्योंकि इनके पास शमी ने अच्छी गेंदबाजी की है, देखिए फर्ग्यूसन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट, एंड देन वरुण एरन इंजर्ड है, तो पता नहीं अब उनकी जगह कौन आएगा, बट देन उनके पास राशिद खान भी है। तो अगर हार्ड हिटर्स को एक स्लोवर बॉल बहुत इस्तेमाल की है बहुत विरोधी गेंदबाजों ने इनके बल्लेबाजों को फंसाने के लिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा देख सकते हैं। बिल्कुल, और फर्ग्यूसन की अगर आप बात करें तो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। राशिद खान इतने एक्सपीरियंस है, इस फॉर्मेट में एकदम फिट बैठते हैं। और पंजाब के पास जो हार्ड हिटर्स हैं, राशिद खान कहीं ना कहीं उनको ट्रैप करने में जरूर कामयाब हो। मतलब जो अंदर आने वाली बॉल है, जो गुगली जिसको कहते हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल उनको बिल्कुल चकमा दे सकते हैं यहाँ पर। और यही चीज है कि गुजरात टाइटंस जो है बॉलिंग अटैक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है रादर देन बैटिंग। चलिए नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है आज के मैच में गुजरात टाइटंस की और पंजाब किंग्स की, उस पर एक नजर डालते हैं। फटाफट आपको प्लेइंग 11 हम दिखाते हैं। मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, बनुका राजपक्षे अगर खेलेंगे, ऑब्लिक जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग की है गाइस, शाहरुख खान भी इनके पास, ओडिन स्मिथ भी हैं, रबाडा हैं, राहुल चाहर, वैभव अरोड़ा ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है और अर्शदीप भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने भी इस टाइम पे। सो हार्दिक पांड्या, मैथ्यू वेड ओपन करेंगे, हार्दिक पांड्या कप्तान है, मैथ्यू वेड ओपन करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ। डेविड मिलर इज ऑल्सो देयर। विजय शंकर थोड़ा सा कमजोर कड़ी लग रहे हैं फिलहाल, उन पे कितना कॉन्फिडेंस हार्दिक पांड्या दिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी। राहुल तेवतिया अच्छा एक्सपीरियंस है, बैट से एक बार करिश्मा कर चुके हैं इसमें। देन राशिद खान है, विनोद मनोहर हैं, वरुण एरन खेलते हैं या नहीं खेलते हैं बड़ा डाउट है, चोट लग गई थी पिछली बार। लॉकी फर्ग्यूसन है एंड मोहम्मद शमी। अब सवाल मेरा लतिका आपसे ये है, नंबर 3 की पोजीशन पर नजर आते हैं विजय शंकर, जिन्होंने इंप्रेस नहीं किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो 2019 वर्ल्ड कप खेले लेकिन अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इस आईपीएल में काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप 1 या 2 मैचेस के बेसिस पे आप किसी भी प्लेयर की ना फॉर्म को देख नहीं सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे विजय शंकर एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो आने वाले मैचेस में देखा जाएगा कि वो स्कोर भी करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों टीमों की, तो हम मोहम्मद शामी को भूल गए डिस्कस करना, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं ना वो भी काबिले तारीफ है। और ये देखा जाता है कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए फैंटेसी 11 भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग फैंटेसी गेमिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं आजकल, तो उनके लिए क्या है, किसको बना सकते हैं एंड क्या आपने पिक करना है। तो विकेट कीपर अगर आपको रखना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से मैथ्यू वेड एक सही चॉइस होंगे विकेट कीपर की। वहाँ देखते हैं, अगर भैया बेस्टो आ रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन फिलहाल मैथ्यू वेड को आप ले सकते हैं एज ए विकेट कीपर। 4 बल्लेबाज आपको अगर पिक कर रहे हो सकता है शिखर धवन का दिन हो, शुभमन गिल ने पिछले मैच में दिखाया। बनुका राजपक्षे अगर प्लेइंग 11 में है तो उनको रखिए, नहीं तो बेस्टो का ऑप्शन खुला हुआ है। एंड डेविड मिलर देखते हैं भैया, मिलर द किलर। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाइए, सॉरी उप कप्तान बनाइए, दोनों फायदा दे सकते हैं, गेंदबाजी का भी बल्लेबाजी का भी, ऊपर आ सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन भी, ओडेन स्मिथ भी है। तो ये थी दोस्तों फैंटेसी 11 जो कि मैंने आपको बताई। अब अपने अकॉर्डिंग आप कप्तान वाइस कैप्टन को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर दोस्तों इस दौरान हमारे सामने आई और वो आई यूजी चहल की। यूजी चहल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी ने उनको लटका भी दिया था। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी जानकारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के स्पिनर यूजी चहल को किसने लटकाया? कौन लेना चाहता था चहल की जान? आखिर क्यों मंडराया था चहल पर मौत का खतरा? टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की गेंदों से बचना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। चहल जब रंग में होते हैं तो अपनी फिरकी से बड़े बल्लेबाज की हालत खराब कर देते हैं। टीम इंडिया हो या आईपीएल का महासंग्राम, चहल की चपलता बल्लेबाजों के होश उड़ा देती है। इसलिए क्रिकेट की दुनिया में चहल को चतुर चालाक चहल कहा जाता है। चहल मैदान के अंदर जितने जोश में दिखाई देते हैं, मैदान के बाहर वो उतने ही मस्त मौला हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि चहल जैसे खिलाड़ी को भी बालकनी से लटकाया जा सकता है, वो भी 15वीं मंजिल की बालकनी से? सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है और इस बात का खुलासा किया है खुद चहल ने। चहल ने खुलासा किया है राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां उनके साथ अश्विन और करुण नायर भी मौजूद थे।
तो सुना आपने, आईपीएल की एक पार्टी के दौरान आईपीएल में शिरकत करने वाला एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने काफी पी रखी थी और उसने 15वें माले की बालकनी से ही यूजी चहल को लटका दिया। ऐसे में चहल के साथ कोई भी हादसा हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। वो तो भगवान की कृपा रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। चहल की माने तो वो इस घटना के बाद बेहोश हो गए थे। तो हमारा बेंगलोर में ही मैच था, तो गेट टुगेदर था उसके बाद काफ़ी। तो एक प्लेयर थे जो काफ़ी ड्रंक थे, मैं नाम नहीं लूँगा मतलब इज लाइक आउट ऑफ, तो ही जस्ट कॉल्ड मी कि यूजी इधर आ मिले। वो काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे थे, तो ही जस्ट होल्ड मी लाइक मेरे को बाहर ले गए और बालकनी से लटका दिया। एंड मेरे हाथ उनके ऐसे थे, अगर वो हाथ छूट जाता और आई वाज ऑन 15th फ्लोर, तो सडनली वहाँ पे जो काफ़ी लोग थे दे केम एंड उन्होंने आगे वो चीज़ें संभाल ली वहाँ पे। और फिर आई वाज फेंट सा हो गया था मैं, मतलब मुझे पानी पुनी पिलाया गया मतलब। चहल के साथ यह हादसा ऐसा था जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। हालांकि चहल ने उस खिलाड़ी के नाम का खुलासा तो नहीं किया और हम नहीं जानते कि वो कौन खिलाड़ी रहा होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि चहल खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बच गई। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लतिका, बड़ी अजीब सी बात है, खिलाड़ी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरीके की हरकत भी हो जाती है पार्टीज में। खिलाड़ी गए हुए, उन्होंने 15वें माले से ही लटका दिया। अभी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। यूजी चहल आपको पता कितने हल्के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत अच्छी थी, लेकिन ऐसी होना, इंसिडेंट्स होना और फिर सामने आना सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा है। और मुझे लगता है टीममेट्स में ऐसी हरकतें होनी नहीं चाहिए। अगर प्रैंक भी आपको करना है तो एक लिमिट में होना चाहिए। किसी की जान बालकनी में थोड़ा लटका दोगे, जान पे नहीं, जान पे नहीं बनानी चाहिए उनके। और मुझे लगता है जो भी ये प्लेयर रहे होंगे, बड़ा ही भद्दा मजाक किया है उनके साथ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली भी प्लेयर एक प्रेशर में आ जाता है कि ये कैसे मेरे साथ हो गया इंसिडेंट, या मैं इस पे कैसे रिएक्ट करना है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं बेहोश सा हो गया था। तो काफ़ी मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स में सुन के अच्छा नहीं लगता। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ? नहीं। प्रैंक हुए होंगे? नहीं, प्रैंक होते थे, हंसी मजाक होता था, लेकिन इस तरह से कभी भी। अच्छा, एक चीज और भी आई, जैसे रॉबिन उथप्पा भी कह रहे हैं कि उनको भी कहा गया कि यार अगर आप ट्रांसफर लेटर पे साइन नहीं करेंगे तो आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। तो ये तो बड़े, मतलब एक ही दिन में दो ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिल गए जो कि किसी भी क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आएंगे। देखिए, ये इसमें तो आप मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का क्या डिसीजन रहा होगा, क्यों उनसे इस तरह की बात की गई है या क्यों उनको इस तरह से बोला गया। ये तो मैनेजमेंट की बातें हैं जिसमें शायद हमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। ये प्लेयर और मैनेजमेंट के बीच की बात है। लेकिन लतिका, पहले आपको पता होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था पार्टीज बड़ी होती थी, मैंने भी बड़ी पार्टीज अटेंड की हुई है। शायद एक ये भी वजह रही होगी, क्योंकि ये भी बहुत पुराने इंसिडेंट्स की बात बता रहे हैं यूजी चहल, ये भी एक वजह रही होगी कि आईपीएल में पार्टीज को बाद में बंद कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन एक डिसिप्लिन में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके गेम पे वो असर दिखता है। और डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टीज या कुछ भी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, एक आपको प्रेशर से निकालना है या अपने आप को मोटिवेट करना है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन इस तरह से तो मुझे लगता है ये गेम पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन लोग ये भी कहते हैं ना कि देखिए कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, सचिन कभी पार्टीज में नहीं जाते, धोनी कभी नहीं गए पार्टी में, विराट कोहली शुरू में गए, उन्होंने भी बाद में तौबा कर ली पार्टी से और अब पार्टी ही बंद हो गई। तो खिलाड़ी को खुद भी सोचना है कि क्या अटेंड करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो मेन काम है वो विकेट पे है, जो ग्राउंड पे है। पार्टियां करने नहीं आएंगे, पार्टी की परफॉर्मेंस काम नहीं आएगी। यहाँ पार्टी की परफॉर्मेंस काम नहीं आएगी। यहाँ ग्राउंड में आप क्या करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, वो काम आएगी। तो मुझे लगता है, चलिए फाइनल थॉट, गुजरात या पंजाब? मुझे थोड़ा पंजाब पे आज यकीन सा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुजरात से थोड़ी सी अपर हैंड पे है। चलिए, लतिका का कहना है कि गुजरात से अपर हैंड में है पंजाब किंग्स की टीम। लेट्स सी गाइस क्या होता है। आप हमारे साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं राइट आफ्टर दिस बुलेटिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखते रहिए न्यूज़।